आज का ये टॉपिक एप्टीट्यूड पर ही आधारित है, लेकिन इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बीच का जो रिलेशन है और जो उनके बीच अंतर है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एप्टीट्यूड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है कि एप्टीट्यूड क्या है। तो एप्टीट्यूड इज द इनेट और एक्वायर्ड पोटेंशियल टू परफॉर्म सर्टेन काइंड्स ऑफ टास्क एट सर्टेन लेवल। तो ये तो आपने देखा है कि भाई एप्टीट्यूड जो होता है ये या तो इनेट हो सकता है यानी जन्मजात हो सकता है, या फिर एक्वायर्ड यानी कि व्यक्ति अपने जीवन काल में नई नई चीजों को सीखते जाता है और अनुभव से भी उसके अंदर एप्टीट्यूड का विकास हो सकता है। तो एप्टीट्यूड जो है ये जन्मजात भी हो सकता है और अनुभव से विकसित हुआ एक पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब उसे क्षमता, काम करने की क्षमता या परफॉर्म करने की क्षमता किसी फील्ड में, टू परफॉर्म सर्टेन काइंड्स ऑफ टास्क एट सर्टेन लेवल। सर्टेन फॉर्म ऑफ टास्क यानी कोई निश्चित काम को करने में और एक निश्चित स्तर तक करने में, यानी उसकी गुणवत्ता का स्तर भी उसकी जो एप्टीट्यूड है उस पर निर्भर करता है। अब इस संदर्भ में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की, एप्टीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखा, एप्टीट्यूड की जो विभिन्न विशेषताएं हैं वो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो जॉब होते हैं, अलग अलग किस्म के जॉब, किस काम के लिए किस तरह का एप्टीट्यूड चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसकी क्या आवश्यकता थी, उसके बारे में भी एक संक्षिप्त जानकारी आपको दी गई है। अब यहाँ पर जो हमारा विषय है ये मूल रूप से आधारित है, एक तो जब हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो उसके टेस्ट के अलग अलग तरीके लिए जो है विकसित किए गए हैं, क्योंकि हर फील्ड के लिए अलग अलग तरह का एप्टीट्यूड चाहिए होता है। तो अलग अलग फील्ड के लिए एप्टीट्यूड चाहिए होता है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों चाहिए अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग? इसलिए क्योंकि जो अलग अलग तरह के काम हैं उनके लिए अलग अलग तरह का स्किल चाहिए और अलग अलग तरह की स्किल के साथ साथ उस स्किल के अनुरूप व्यक्ति का इंटरेस्ट चाहिए, रुचि चाहिए। तो लोगों को इंटरेस्ट अगर उस फील्ड में काम करने का है तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, स्किल डेवलप होगा, एबिलिटी डेवलप होगा और परफॉर्मेंस जो है कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसी संदर्भ में जैसे जैसे समय बीतता गया अलग अलग तरह के टेस्ट भी विकसित किए गए। तो जैसे देखिए एक न्यूमेरिकल रीजनिंग टेस्ट, ये जनरली जो बैंकिंग सेक्टर के जो लोग होते हैं उनकी परीक्षा के लिए उनके लिए ये इस तरह का टेस्ट लिया जाता है जिसमें नंबर्स और साथ ही साथ नंबर्स के साथ जो तार्किक क्षमता होती है उसके लिए ये टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है। तो उसमें व्यक्ति की जो नंबर यानी संख्या के साथ जो उनका जो टैकल करने की जो क्षमता होती है, मानसिक क्षमता, उसको जो है संख्या के साथ परफॉर्म करने की जो उनकी क्षमता है उसको यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। वर्बल रीजनिंग टेस्ट, वर्बल यानी कोई स्टेटमेंट दे दिया और उस स्टेटमेंट के आधार पर जो है कुछ क्वेश्चंस डेवलप कर लिए कि ये दो स्टेटमेंट है, इनके आधार पर कंक्लूजन बताइए या इसके पीछे का कारण बताइए। जैसे असर्शन टेस्ट जैसे सीसैट के पेपर में आता है, कंक्लूजन टेस्ट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता किसी भी स्टेटमेंट के आधार पर उन स्टेटमेंट्स को आपस में लिंक करके सोचने समझने की क्षमता का पता चल जाता है। तो इससे व्यक्ति की जो वर्बल और लॉजिकल पावर है ये भी पता चलता है। एक टेस्ट और होता है उसे कहते हैं इंट्रे एक्सरसाइज टेस्ट। जनरली ये जो अलग अलग फील्ड के जो बिजनेस होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, व्यापार वगैरह होते हैं, तो उस फील्ड में व्यापार करने या काम करने वाले व्यक्ति जो हैं प्रायोरिटी कैसे तय करेंगे, प्राथमिकताएं कैसे तय करेंगे, काम को करने के दौरान वो पहले कौन सा काम करेंगे, बाद में कौन सा काम करेंगे और काम को फुलफिल कैसे करेंगे। तो इसके लिए इंट्रे एक्सरसाइज टेस्ट होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो ट्रेड्स होते हैं, व्यापार वाणिज्य होते हैं, उसमें सही व्यक्ति की पहचान करने के लिए इंट्रे एक्सरसाइज टेस्ट का उपयोग किया जाता है।
आप लोग बैंकिंग एग्जाम या आर्किटेक्ट वगैरह का या जो ड्राफ्ट्समैन वगैरह की परीक्षाएं होती हैं या रेलवे वगैरह के कुछ एग्जाम्स होते हैं, उसमें डायग्रामेटिक टेस्ट देखते होंगे आप। डायग्राम्स बने रहते हैं और उन डायग्राम्स के बीच के रिलेशन की पहचान करनी होती है। तो इससे ये होता है कि व्यक्ति की लॉजिकल रीजनिंग और उसके पीछे जो लॉजिक्स हैं, तर्क जो हैं, उनके पीछे आपस में उन डायग्राम के पीछे के जो तर्क हैं, लॉजिक हैं, उनको समझने में ये टेस्ट मदद करता है। तो व्यक्ति की नंबर्स के साथ, उनकी संख्या के साथ उनको टैकल करने की क्षमता कैसी है, स्टेटमेंट्स यानी कथन को कैसे टैकल करते हैं, किसी व्यापार में, बिजनेस में या कोई भी ट्रेड में वो काम करने का इनकी प्रायोरिटी क्या है, डायग्राम्स को आपस में लिंक करने की क्षमता क्या है, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट यानी कि सिचुएशन दिया हुआ है और उस सिचुएशन के आधार पर व्यक्ति जो है किस तरह से काम करता है। सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट यानी कि उस सिचुएशन के आधार पर व्यक्ति किस तरह से निर्णय लेगा, इसको बोलते हैं सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। यानी एक सिचुएशन दी गई है, खासकर ये जो फोर्थ पेपर होता है, उस फोर्थ पेपर में ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी कि आप एक अधिकारी हैं, आपके सामने जो है एक किसानों की, फार्मर्स की एक भीड़ आ गई है, उनकी कुछ डिमांड्स हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए आप किस तरीके से या उनको टैकल किस तरीके से कर रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इसको कहते हैं सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। दिस इज कॉल्ड सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। फिर आता है इंडक्टिव रीजनिंग टेस्ट। ये भी एक महत्वपूर्ण टेस्ट है कि किसी हाउ वेल ए कैंडिडेट कैन सी अंडरलाइंग लॉजिक इन पैटर्न्स दैट वर्ड्स एंड नंबर्स आर। यानी कि जो स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए गए हैं, जो कथन दिए गए हैं, या जो संख्या की, जो नंबर्स की जो सीरीज दी गई है, उन नंबर सीरीज और उन शब्दों के बीच के जो आपस में जुड़े हुए जो लॉजिक हैं, जो तर्क हैं, उन तर्कों को समझने में इंडक्टिव रीजनिंग जो है हमारी मदद करता है। फिर एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट। ये जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है, यानी कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, कि उसका नॉलेज कितना विस्तृत है और साथ ही साथ उस नॉलेज में उसकी जो डायग्रामेटिक चीजों को समझने की क्षमता कितनी है, उसमें वर्बल रीजनिंग कितना है, न्यूमेरिकल कैपेसिटी कितनी है। इस कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट में लगभग सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसी तरह का टेस्ट जो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में किया जाता है। कॉग्निटिव रीजनिंग टेस्ट से ही संबंधित रहता है। जैसे आप सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट अगर देखेंगे तो देखिए उसमें भी आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो होता है, यानी गणित पर आधारित प्रश्न करने होते हैं। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, जो लॉजिक्स होते हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं, उनके आधार पर आपको, लॉजिक के आधार पर आपको समझना होता है। मेंटल एबिलिटी यानी कि आपकी मानसिक क्षमता कितनी है, मेंटल कैपेसिटी कितनी है, खासकर मैथमेटिकल क्वेश्चंस के आधार पर जो है ये सोचने का मौका मिलता है। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति में कितनी है, ये सब चीजों के आधार पर ये टेस्ट तैयार किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट जो है वो व्यक्ति की संपूर्ण ज्ञान के साथ साथ उसकी तार्किक क्षमता, उसके निर्णय लेने की क्षमता, सिचुएशन के आधार पर समस्याओं को डील करने की क्षमता, इन सब चीजों पर वो आधारित रहती है। और एक और टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं एरर चेकिंग टेस्ट। एरर चेकिंग टेस्ट यानी कि कोई व्यक्ति, जैसे कोई संख्या का सीरीज है, अब उसमें कोई एरर है या कोई पैराग्राफ दिया हुआ है इंग्लिश का या हिंदी का, उसमें कोई एरर है, तो व्यक्ति एरर को कितनी जल्दी पहचान पाता है, उस एरर को समझने की क्षमता उसमें कितनी है। ये सारी क्वालिटीज जो हैं इन प्रशासनिक अधिकारियों में, लगभग जब आप एक प्रशासक बनते हैं तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे किसी व्यक्ति को क्लरिकल स्टाफ में जाना है, या किसी को बैंक में ऑफिसर बनना है, किसी को LIC में ऑफिसर
या क्लर्क बनना है। तो अलग अलग तरह के टेस्ट इसीलिए रखे जाते हैं कि हर जगह अलग अलग अप्रोच के व्यक्तियों की जरूरत होती है। मान लीजिए कोई ऐसा जहां पर टेक्निकल तरह का काम है तो वहां टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के प्रति व्यक्ति की किस तरह से उसकी रुचि है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अलग अलग फील्ड में जाने के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट और उस टेस्ट से संबंधित जो है सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु उसमें रखे जाते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट पैटर्न आजकल नए नए विकसित होते जा रहे हैं और अलग अलग ट्रेड के लिए उस तरह की परीक्षा ली जाती है और फिर लोगों का चयन करके उनमें भेजा जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? एप्टीट्यूड को जानना। एप्टीट्यूड को जानने से ये हो जाता है कि जब वो व्यक्ति का उस तरह का एप्टीट्यूड होगा कि जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उसी तरह का एप्टीट्यूड है, तो हमने पहले ही बताया कि एप्टीट्यूड अगर है तो उसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, वो उसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा लेगा, रुचि से काम करेगा, डेडिकेशन उसका बढ़ जाएगा और साथ ही साथ जो उसका परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल दिखाई पड़ेगा। तो इस कारण से जब एक प्रशासक का चुनाव किया जाता है, व्हेन एनी एडमिनिस्ट्रेटर आर इलेक्टेड, सेलेक्टेड नॉट इलेक्टेड, सेलेक्टेड, जब एक प्रशासक को चुना जाता है तो प्रशासक को चुनने के लिए बहुत तरह की क्वालिटीज देखनी पड़ती है और वो परीक्षा के दौरान ये सब क्वालिटीज वो जो है उनको पता चल जाता है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल, वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं। सीसैट के आधार पर तो उन्होंने एक टेस्ट ले लिया, फिर मेंस में आपको बहुत सारा आंसर्स लिखना होता है, फिर इंटरव्यू के दौरान आप जाते हैं तो उस दौरान वो कम्युनिकेशन आप लिख करके कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बोल करके कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन की क्षमता कितनी अच्छी है, ये सब जांच के दौरान, परीक्षा के दौरान और ट्रेनिंग के दौरान ये सब चीजें आपकी जांच कर ली जाती है। तो कम्युनिकेशन स्किल हो गया। इसके अलावा जनरल ऑफिस प्रोसीजर, अब ये तो जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद इसकी जरूरत होती है, लेकिन परीक्षा के दौरान भी ये सब चीजें पता चल जाती है। जैसे जनरल ऑफिस में क्या रहता है, फाइलिंग, फाइलों को सही ढंग से रखा कि नहीं, जो फाइलें बनवाई गई हैं उन फाइलों में सारी जो जानकारियां हैं वो मौजूद हैं कि नहीं, क्योंकि जब मान लीजिए कभी कोई इंस्पेक्शन होता है या ऑडिट होता है या कोई जैसे ऊपर से उच्च अधिकारियों का कोई निरीक्षण होता है उस ऑफिस का, तो आपको प्रस्तुत करना होता है। भले आप आईएएस हैं, आईएएस के ऊपर भी बहुत से अधिकारी हैं, है ना, तो आप जिस भी लेवल पे हैं आपको उस लेवल के उस स्तर पर आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में सारी चीज प्रॉपर वे में मैनेज्ड है, इस पर आपको नजर रखनी होती है। तो आपको ये जनरल ऑफिसर प्रोसीजर होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कॉरेस्पॉन्डेंस करने की क्षमता, किसी उच्च अधिकारियों से कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे होनी चाहिए, उसमें क्या चीज लिखी जानी चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, किन टर्म्स का इस्तेमाल होना चाहिए, ये सब जानकारी होनी चाहिए एक उच्च अधिकारी में। और ये जो टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, लिए जाते हैं, उसमें ये सब पता चलता है। इक्विपमेंट हैंडलिंग, आप जिस तरह के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं तो आपको जिन इक्विपमेंट्स के साथ काम करना होता है, मान लीजिए आपको लैपटॉप दिया गया है तो लैपटॉप आप चला पाते हैं कि नहीं, लैपटॉप में फंक्शनिंग कर पाते हैं कि नहीं। मान लीजिए आप जो पुलिस अधिकारी हैं तो आपको कुछ हथियारों के साथ काम करना पड़ेगा, तो उन हथियारों को आप ऑपरेट कर पाते हैं कि नहीं। तो परीक्षा के दौरान तो ये हथियारों की ट्रेनिंग नहीं होगी, ये तो जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ट्रेनिंग के दौरान जाएंगे तो वहां पर बाकी एप्टीट्यूड तो परीक्षित हो ही गया है, आपकी जांच कर ली गई है, लेकिन कुछ ऐसे एप्टीट्यूड्स हैं जो वहां पर आपको डेवलप भी किया जाएगा और उसके आधार पर आपको ट्रेनिंग दे करके आपको जो है उस फील्ड में परफेक्ट बना दिया जाएगा। तो जब आप काम करने के लिए जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इक्विपमेंट हैंडलिंग भी इसमें रहता है। इसके अलावा कस्टमर सर्विस, ये भी ह्यूमन रिसोर्स का एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। कस्टमर सर्विस यानी यहाँ पर जैसे एक प्रशासक के लिए कस्टमर तो हर एक जनता है, पब्लिक है, जो भी जनता उसके सामने आती है वो सब कस्टमर है। तो उनके साथ आप कैसे डील करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ उनके साथ डीलिंग करने की
आपकी क्षमता कितनी है, इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस भी पता होना चाहिए, आपके अंदर जो है ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए, कंपैशन भी होना चाहिए, सिंपैथी और एम्पैथी भी होनी चाहिए, डेडिकेशन भी होना चाहिए। तो प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए वो जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, फाउंडेशनल वैल्यूज जो है वो इस दौरान जो है काफी सारी जांच हो जाती है। तो ये टेस्ट के दौरान जब आपकी कस्टमर सर्विस का पता चल जाता है, इसके अलावा सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि प्रशासन में काम करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत सारे दबाव रहते हैं, जनता का भी दबाव, उच्च अधिकारियों का दबाव, इसके अलावा यूनियनों का भी प्रेशर रहता है। तो इतने सब चीजों प्रेशर के भीतर आपको काम करना है। अब आप अगर ये उम्मीद करेंगे कि दूसरे लोग आपको मोटिवेट करेंगे आगे, तो संभव नहीं है। आपको सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि ये काम आपने खुद चुना है और पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ आपने तैयारी की, फिर आप ट्रेनिंग की आपने, और उसके बाद आप प्रशासन में गए। तो आपको खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, अपने आपको कूल रखना पड़ेगा, पैशंस रखना पड़ेगा और सेल्फ मोटिवेटेड होकर के आपको काम करते रहना पड़ेगा। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि नई नई चीजें डेवलप करना पड़ता है, इनोवेशंस जो पहले लोगों ने नहीं किया है, अधिकारियों ने नहीं किया, आप वो कुछ एक्सपेरिमेंट करिए, नई नई चीजों को लाइए जो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, जनता का भला होता है, उससे उनका हित होता है, तो आप इनोवेशन भी कर सकते हैं। तो रिसर्च बोलते हैं आपको कि रिसर्च जो है आप करते रहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, समय के साथ अपने आप को बदलते रहना, है ना। एक वक्त था जब कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करते थे, तो काम करने का तरीका अलग होता था। आज जो है तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जो लेटर के माध्यम से, रिटन लेटर के माध्यम से, कागज के पेपर के माध्यम से जो काम होते थे, अब जो है कुछ ही सेकेंड में वो इंटरनेट के माध्यम से हो जाता है, मेल के माध्यम से हो जाता है। तो वक्त के साथ आपको बदलाव भी रखना पड़ता है। ये सब जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उन सब के माध्यम से ये एक प्रशासक के भीतर इन गुणों का परीक्षण करने का प्रयास किया जाता है। कुछ परीक्षण तो जो सीसैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके माध्यम से ही हो जाता है, और कुछ धीरे धीरे जो है वक्त के साथ, ट्रेनिंग के साथ और कुछ अनुभव के साथ विकसित होते हैं। अब यहां पर एक बात ये और आती है कि ये जो टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट के दो पैटर्न होते हैं। एक जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लूइड इंटेलिजेंस, यानी कि जब हम टेस्ट करने की बात करेंगे किसी भी व्यक्ति की, तो क्या क्या टेस्ट करेंगे। तो देखिए, दो तरह के इंटेलिजेंस की जानकारी होती है। एक इंटेलिजेंस होता है व्यक्ति के अंदर जिसे हम कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, फ्लूइड है ना, फ्लूइड इंटेलिजेंस, और दूसरी होती है जिसको कहा जाता है फ्लूइड इंटेलिजेंस, एंड द अदर इज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, इसका हिंदी में भी आप जो है इसका एकदम नामकरण हिंदी में उतना प्रॉपर नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश में ही इसे लिखने की सलाह दी है कि आप इसे फ्लूइड इंटेलिजेंस को फ्लूइड इंटेलिजेंस समझिए और क्रिस्टलाइज्ड को क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस ही शब्द के रूप में ध्यान रखिए। अब आप बोलेंगे सर ये क्या नया इंटेलिजेंस आ गया। तो देखिए, अब ये व्यक्ति के भीतर मौजूद रहता है, हम सब के भीतर मौजूद है। जो भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम सब के भीतर ये फ्लूइड इंटेलिजेंस भी है और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी है। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है। तो देखिए, जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है ये लगभग सभी व्यक्तियों में होता है। बचपन से ही ये फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर मौजूद रहता है और वक्त के साथ बढ़ता भी जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस भी बढ़ता जाता है। ये क्या होता है, तो एबिलिटी टू लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीजों को सीखने की क्षमता व्यक्ति में कितनी है, इसे फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं। नई चीजों को सीखने की क्षमता, नई चीज आपके सामने कोई भी नई चीज आई, आपने उसे तुरंत याद रखा और जब व्यवहार में आपको जरूरत पड़ी आपने इस्तेमाल भी कर लिया। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सीख तो लिया लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस की यही खासियत होती है, जिस व्यक्ति के अंदर अच्छा फ्लूइड इंटेलिजेंस होगा वो चीजों को जल्दी सीखेगा, उसे जल्दी याद रखेगा, याद रख के समय आने पर उसे परफॉर्म करेगा और उस परीक्षा में भी उसे सफलता मिलती है इससे, और जो बाकी जो उसका अपने डेली लाइफ में भी उसे इसका फायदा मिलता है। दूसरी चीज, कोई समस्या आ गई
वो उसके सामने, तो उसको जल्दी से सॉल्व करना, इमीडिएट सॉल्व करना, ये भी एक इसकी खासियत थी। सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इमीडिएटली, जल्दी सॉल्व कर लेते। उसी काम को, उसी समस्या को कोई दूसरा व्यक्ति बहुत टाइम लगा के सॉल्व कर रहा है और जिसके अच्छा अंदर फ्लूइड इंटेलिजेंस अच्छा है, तुरंत सॉल्व कर लेता है। तो फ्लूइड थिंक एब्स्ट्रैक्टली, किसी भी चीज को संक्षेप में सोच के उसे अप्लाई कर लेना, मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं कि सोचे जा रहे हैं, महीनों घंटों लग रहा है। एब्स्ट्रैक्टली, थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम शार्पली, है ना। एंड क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति युवा होते जाता है वैसे वैसे ये फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है एक समय तक बढ़ता है। एक 2015 में एक टेस्ट वो हुआ था, एक्सपेरिमेंट, उसमें ये पाया गया था कि लगभग 40 वर्ष की आयु तक जो है फ्लूइड इंटेलिजेंस बढ़ता जाता है, उसके बाद फिर ये डिक्लाइन होता है। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होता है ये 2015 के एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक, फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है 2015 के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक 40 की उम्र तक ये बढ़ता जाता है और उसके बाद ये डाउन होता है। अतः फ्लूइड इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जो व्यक्ति की उस क्षमता को व्यक्त करता है, कैपेसिटी को व्यक्त करता है, जो रीजनेबली थिंकिंग यानी तार्किक दृष्टिकोण से सोचने और किसी भी चीज को संक्षेप में व्यक्त करने यानी एब्स्ट्रैक्टली एक्सप्लेन करने और किसी समस्या को इफेक्टिवली यानी प्रभावी ढंग से हल करने में मदद करता है। जो नई सिचुएशंस आती हैं, नए नए जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को तेजी से हल करने में हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस ही हमारी मदद करता है। इसे स्ट्रीट स्मार्ट भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, द फ्लूइड इंटेलिजेंस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन, यानी ऐसे लोग जो बहुत तेजी से सोचते हैं, उसको बहुत तेजी से समस्या को हल करने की क्षमता रखते हैं, किसी भी घटना को बहुत तेजी से समझ करके उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, यानी उनके अंदर एक अच्छा फ्लूइड इंटेलिजेंस है। और खासकर जो प्रशासनिक जॉब होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्टें होती हैं जिनमें नई इस तरह की समस्याएं आती रहती है, उनके लिए फ्लूइड इंटेलिजेंस का होना जरूरी होता है। दूसरा जो हिस्सा है इंटेलिजेंस का वो है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होता है? ये इंटेलिजेंस भी उससे विकसित होता है कि प्रायर लर्निंग एंड पोस्ट एक्सपीरियंस, यानी कि पहले आपने कोई काम किया है, उसका जो आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, या पहले से आपने कोई ट्रेनिंग की है, कोई चीज आपने लर्न किया हुआ है और अब आपके सामने वो काम आ गया तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली हुई है, या उसने एक्सेल पे काम किया हुआ है, या MS ऑफिस पे काम किया हुआ है। अब कई सालों तक उसको उस तरह का काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अचानक उसकी जो पोस्टिंग है वो किसी ऐसे ऑफिस में हो जाती है जहां पर उसे एक्सेल पे काम करना, MS ऑफिस में काम करना, कंप्यूटर पे काम करना उसके लिए जरूरी हो गया। तो उसका जो प्रायर लर्निंग है, या जो पहले की जो उसकी सीखा हुआ जो क्वालिटी है, वो काम आ जाएगा यहाँ पर। और ये जो उसका अनुभव है, ये जो उसकी एप्टीट्यूड है, ये उसका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक। दूसरी चीज ये कि ये जो होता है ये फैक्ट पर बेस्ड होता है, तथ्य, यानी पहले कोई चीज हुई है, फैक्ट पर बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन फैक्ट्स है। एंड इंक्रीजेज विथ एज, और वक्त के साथ ये बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है ये भी बढ़ते जाता है। और जनरली क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होता है ये 60-70 की उम्र में जाके एकदम परफेक्ट हो जाता है, यानी मैक्सिमम पे चला जाता है। उसके बाद कम भी हो सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है, या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं या जो रिजल्ट आए हैं उसमें ये पता चलता है कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है वो 40 पे जाके मैक्सिमम हो जाता है, और उसके बाद वो क्षमता कम भी हो जाती है या फिर स्टेबल हो जाती है। और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो होता है ये उम्र के साथ बढ़ते 60-70 की एज तक जाते जाते ये बढ़ता है, उसके बाद ये स्टेबल हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो देखिए दोनों तरह की परिस्थितियों का आपको जो है पता चल गया कि व्यक्ति के भीतर फ्लूइड इंटेलिजेंस और दूसरा क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो जब आप
परीक्षा देने जाते हैं तो आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस काम करता है। और जब परीक्षा के बाद आफ्टर एग्जामिनेशन, जब आप नौकरी के लिए जाते हैं और नौकरी के दौरान जो अलग अलग तरह के अनुभव आपको मिलते हैं, उन अनुभव से जो सीखते हैं और उसका जो फर्दर आप उपयोग करते हैं, या ट्रेनिंग के दौरान जो आप सीखते हैं उसका उपयोग करते हैं, वो आपके क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का हिस्सा होता है। तो इस तरह से व्यक्ति की जो टेस्ट होता है, यानी एप्टीट्यूड होता है, उस एप्टीट्यूड में इन दोनों चीजों का योगदान होता है। कौन कौन सी चीज का? तो नंबर 1 फ्लूइड इंटेलिजेंस का और नंबर 2 क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का। तो वो व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा सफल हो सकता है जिसके अंदर फ्लूइड इंटेलिजेंस भी अच्छा है और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का भी वो उपयोग कर रहा है। तो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस दोनों मिलकर व्यक्ति की सफलता की कहानी लिख सकता है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि अगर हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो एटीट्यूड से भी इसका कोई रिलेशन है क्या? कई बार क्वेश्चन भी आए हैं कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आए कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच कोई डिफरेंस है क्या। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एटीट्यूड जो है ये एप्टीट्यूड को डेवलप करने में मदद करता है, या एप्टीट्यूड जो है वो एटीट्यूड के लिए अच्छा होता है या उसको प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करता है। तो यूपीएससी और एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी में एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को मिला करके प्रश्न पूछा जाता है। अब यहां पर ये बात ये है कि एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ रिचर्ड मार्केल ने। इन्होंने कहा, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, दोनों को मिला करके लिखा है इन्होंने, कि एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड इज ब्लाइंड। एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड इज ब्लाइंड। अगर किसी के पास किसी काम को करने का एप्टीट्यूड है, यानी कि उसके व्यक्ति के भीतर उस काम को करने की ऑलरेडी क्षमता है, टैलेंट है, और उस काम को वो अच्छे ढंग से कर सकता है, ऐसा उसके पास क्वालिटी है, मतलब उसका एप्टीट्यूड है। लेकिन एटीट्यूड नहीं है, उसका एटीट्यूड नहीं है, उसका मन ही नहीं लगता वो काम करने। उसके ईश्वर ने उसे एप्टीट्यूड दिया है, लेकिन उसे वो काम करने में मन नहीं लगता, उसके पास एटीट्यूड नहीं है। क्योंकि एटीट्यूड क्या होता है? तो एटीट्यूड को आप डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग एबिलिटीज एंड स्किल्स विद सर्टेन परसेप्शन हाउ ए पर्सन परसीव समथिंग। यानी कोई व्यक्ति किसी घटना, किसी स्थान, किसी व्यक्ति के बारे में किस तरह से सोचता है, हाउ ही थिंक्स। पॉजिटिव भी सोच सकता है, निगेटिव भी सोच सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी घटना के बारे में। तो व्यक्ति के भीतर किसी भी चीज के प्रति सकारात्मक यानी पॉजिटिव या निगेटिव एटीट्यूड हो सकता है। तो एटीट्यूड क्या है? एक इंटरनल थॉट है, और उस थॉट के आधार पर व्यक्ति जो है वो व्यवहार करता है, बिहेव करता है। और एप्टीट्यूड क्या है? तो एप्टीट्यूड व्यक्ति के भीतर किसी पर्टिकुलर काम को अच्छे ढंग से करने की क्षमता है। और यहां पर स्टेटमेंट क्या है? एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड इज ब्लाइंड। यानी व्यक्ति के भीतर एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड, यानी एप्टीट्यूड है उसके अंदर, मान लीजिए गाना यानी सिंगिंग का एप्टीट्यूड है, वो गाना बहुत अच्छा गा सकता है, उसको ईश्वर ने बहुत अच्छा जो है गला दिया है, वो जब गाना गाता है बहुत सुंदर गाता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन दिक्कत क्या है? एटीट्यूड नहीं है, मतलब वो उसके अंदर अच्छा गला है और वो अच्छा गा सकता है, वो उसको मतलब सुरों का भी अच्छा ध्यान है, और तो लेकिन वो एटीट्यूड नहीं, उसको गाने का मन ही नहीं होता है, वो लोगों के बीच गा ही नहीं सकता। अब क्या हो गया? एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड ब्लाइंड। अब एप्टीट्यूड क्या हो गया? ब्लाइंड हो गया, वो कुछ नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि एप्टीट्यूड तो है, ये एटीट्यूड नहीं है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसको उपयोग नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा कि मुझे जाना किधर है। तो एप्टीट्यूड के साथ एटीट्यूड भी चाहिए। तो जब दोनों चीज होगा, आंखें खुल जाएगी और परफॉर्मेंस हो जाएगा। यहां पर दूसरी बात, एटीट्यूड विदाउट एप्टीट्यूड। अब यहां पर क्या है? एटीट्यूड विदाउट एप्टीट्यूड। अब यहां पर व्यक्ति के पास एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड विदाउट एप्टीट्यूड। यहां पर क्या था? एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड। एप्टीट्यूड था लेकिन एटीट्यूड नहीं था। और यहां पर एटीट्यूड
व्यक्ति के भीतर एटीट्यूड है लेकिन उसके पास एप्टीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड है, उसको मन है बहुत, मैं अच्छा गाऊं, मैं बहुत अच्छा गाऊं, मैं मंच पर परफॉर्म करूं, लेकिन उसके पास अच्छा गला ही नहीं है, उसके सुरों का उसको ध्यान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। उसके अंदर ईश्वर ने जो गाना गाने के लिए जो एप्टीट्यूड होना चाहिए वो उसके अंदर विकसित ही नहीं है। अब वो कितना भी कोशिश कर ले वो अच्छा गा ही नहीं पाता है। तो क्या हो गया, यहाँ पर उसके अंदर एटीट्यूड तो है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं है। विदाउट एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड नहीं होने के कारण क्या हो गया, उसका एटीट्यूड जो है लंगड़ा हो गया, वो तेजी से चल नहीं पा रहा है, वो उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या साबित होता है, यानी कि रिचर्ड मार्केल ने कितनी अच्छी बात कही कि देखिए अगर आपको सफल होना है तो आपके अंदर ईश्वर ने अगर एप्टीट्यूड दिया है तो एटीट्यूड भी चाहिए, और अगर एटीट्यूड है तो साथ में एप्टीट्यूड भी चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एटीट्यूड है एप्टीट्यूड नहीं है तो काम नहीं चलेगा, और एप्टीट्यूड है एटीट्यूड नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। तो दोनों चीज जब एक साथ मिलकर आती है तो व्यक्ति क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। इसको आप एक उदाहरण से भी देख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जो है वो क्रिकेट के दौरान कई बार जब कमेंट्री वगैरह होती तो आपने बहुत ही उसको जो है कूल, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, उनके टीममेट्स के बीच यानी उनका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था, नए खिलाड़ियों के साथ भी वो बहुत अच्छा उनका व्यवहार रहता था। अब देखिए उनके पास एक अच्छा एटीट्यूड है, उनके पास एक अच्छा एटीट्यूड है, लोगों के साथ मिलजुल करके काम करना, नए खिलाड़ियों को बढ़ावा देना, अपने से सीनियर खिलाड़ियों को रेस्पेक्ट देना, क्या हो रहा है, ये एटीट्यूड है। लेकिन क्या अगर वो जब वो बैटिंग करने जाएं और जीरो पे आउट हो जाएं बार बार, तो क्या फिर भी वो टीम में बने रहेंगे, नहीं रह सकते। तो उनके पास क्रिकेटिंग एप्टीट्यूड है, यानी क्रिकेट खेलने का एप्टीट्यूड, और साथ में उस टीम के कप्तान होने के नाते एक अच्छा एटीट्यूड, दोनों मिलकर के उन्हें भारत के सफल कप्तान बना दिया। तो कोई भी व्यक्ति अगर सफल होना चाहते हैं तो उनको एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों का, उनको जो है दोनों की जरूरत पड़ेगी। केवल एटीट्यूड से भी काम नहीं चलेगा और केवल एप्टीट्यूड से भी काम नहीं चलेगा। तो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड जब दोनों एक साथ मिलकर सामने आते हैं तो व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। अब अगर डिफरेंस देखना चाहेंगे तो देखिए दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस भी है। जैसे पहली चीज तो ये है कि एटीट्यूड जो होता है रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग एबिलिटीज एंड स्किल्स विद सर्टेन परसेप्शन हाउ ए पर्सन परसीव समथिंग। जो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी व्यक्ति के का किसी स्थान के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी घटना के प्रति उसकी जो सोच है, जो समझ है, वो उसका एटीट्यूड है। और एप्टीट्यूड क्या है, तो एप्टीट्यूड जो है ये ये जो है ये पोटेंशियलिटी, यानी दिस इज द एबिलिटी और टू एक्वायर स्किल्स। ये क्या काम करता है, दिस इज द पोटेंशियल एबिलिटी टू एक्वायर स्किल्स, यानी व्यक्ति को स्किल एक्वायर करने की एक योग्यता है। स्किल अब एक्वायर करने की एक योग्यता है, एक स्किल है, और इसके कारण इट इज मोर अबाउट मैनेजमेंट ऑफ ए प्रॉब्लम और सिचुएशन। यानी कोई व्यक्ति किसी स्थिति में किसी समस्या को कैसे मैनेज कर पाता है और किसी समस्या को कैसे हल कर पाता है, ये उसके एप्टीट्यूड पर निर्भर करता है। ठीक है, एप्टीट्यूड पर निर्भर करता है, मतलब किसी पर्टिकुलर काम को करने का एप्टीट्यूड, यानी कि उसका पोटेंशियल या उसका स्किल जिसके कारण वो उस काम को बेहतर कर सकता है। और किसी घटना, व्यक्ति, स्थान के बारे में सोच, ये उसका एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, और एक अंतर देखते हैं। देखिए एटीट्यूड जो होता है यानी मनोवृत्ति जो होता है, ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। ठीक है, और कभी कभी इनडिफरेंट भी होता है, मतलब ना पॉजिटिव ना निगेटिव, इनडिफरेंट, यानी कि हर परिस्थिति में एकदम न्यूट्रल रहना, कि हम किसी घटना के बारे में ना पॉजिटिव हैं
मतलब उसको फेवर भी नहीं कर रहे हैं, निगेटिव भी नहीं है मतलब उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, और न्यूट्रल है यानी कि हमें कोई मतलब ही नहीं उस चीज से। कई बार आप इंटरव्यू वगैरह आता है तो आप पूछा जाता है कि भाई आप इस बारे में क्या कहते हैं, तो कहते हैं नो कमेंट। मतलब क्या हुआ कि हम ना तो इस बारे में पॉजिटिव है ना निगेटिव है, हम नो कमेंट, हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते या नहीं करते। तो क्या हो गया, वो पॉजिटिव निगेटिव किसी व्यक्ति घटना के बारे में जो सोच होती है, व्यक्ति की इंटरनल थिंकिंग होती है, वो एटीट्यूड होता है। और इसमें क्या होता है एप्टीट्यूड में, द कॉम्पिटेंसी टू डू सर्टेन काइंड ऑफ वर्क। इसमें पॉजिटिव निगेटिव वाली बात नहीं है, कॉम्पिटेंसी है कि उस काम को आप कितना बेहतर ढंग से कर सकते हैं, आपकी संपूर्णता है, आपका पावर है कि आप कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंसी टू डू ए सर्टेन वर्क, ये किस में आ गया, एप्टीट्यूड में आ गया। तो देखिए दो अंतर आपके पास एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में आ गया। तीसरा अंतर भी आप समझ जाएंगे, एटीट्यूड रिलेटेड विथ वर्च्यू डिपेंड्स अपॉन अंडरलाइंग वैल्यूज। एटीट्यूड रिलेटेड विथ वर्च्यू यानी एटीट्यूड में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो वैल्यूज को विकसित करते हैं, यानी हमारे अंदर जो मूल्य होते हैं उससे हमारा क्या डेवलप हो जाता है, एटीट्यूड। हमारे मूल्य, हमारे वैल्यूज क्या है, किसी भी कल्चर के प्रति, रिलीजन के प्रति, फैमिली के प्रति, है ना, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समाज के प्रति, वो जो वैल्यूज हमारे अंदर है वो क्या बना देता है, हमारा एटीट्यूड। तो जब हम व्यवहार करते हैं तो एटीट्यूड दिखाई पड़ता है। तो वो एटीट्यूड रिलेटेड विद द वर्च्यू डिपेंड्स अपॉन अंडरलाइंग वैल्यूज, हमारे वैल्यूज पर डिपेंड करता है। और इसमें क्या है, आप जो रिलेटेड विथ स्किल, एनहांसमेंट, लर्निंग एंड ट्रेनिंग, ये किससे रिलेटेड है, तो जो एप्टीट्यूड होता है ये रिलेटेड विथ स्किल, स्किल से जुड़ा हुआ है। मतलब आप किसी काम को कितना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि वैल्यूज वाली बात नहीं है, इसमें किससे रिलेटेड है, स्किल। आपको, आपके अंदर कोई स्किल है, किसी काम को बेहतर ढंग से करने की क्षमता है, बेहतर ढंग से परफॉर्म करने की क्षमता है। आपको ईश्वर ने उस तरह की कुछ क्वालिटीज दी हैं कि आप कम से कम ट्रेनिंग में भी या कम से कम उसके अनुभव से भी आप उस काम को अच्छा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है या कोई बच्चा है, वो बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, बहुत अच्छी चित्रकारी करता है, अब उसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी गई है या उस बारे में बहुत बेसिक चीजें उसे बताई नहीं गई है, लेकिन उसके अंदर इनहेरेंट ये क्वालिटी है। तो ये क्या हो गया, रिलेटेड विथ स्किल एंड एनहांसमेंट, लर्निंग एंड ट्रेनिंग। उसे जो है कई ट्रेनिंग के माध्यम से या उसको थोड़ी सी प्रशिक्षण देकर थोड़ा बहुत उसकी मदद की, स्किल डेवलप हो गया और वो परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह से जो एटीट्यूड होता है ये मेंटल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, इंट्रेंसिक होता है और रिलेटेड विद द थॉट होता है। अब ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो आप आसानी से याद रख सकते हैं, जब एटीट्यूड की बात करेंगे तो ये मनोवैज्ञानिक है या अंदर की सोच है, और क्या है, मेंटल है, दिमागी है, मनोवृत्ति है ना, मस्तिष्क से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल है, इंट्रिंसिक अंदर ही अंदर चलता रहता है, इंट्रिंसिक है, एंड रिलेटेड विद थॉट और हमारे थॉट से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर इधर देखेंगे, एप्टीट्यूड देखेंगे तो क्या होगा, बोथ मेंटल एंड फिजिकल, ये दोनों चीजें हैं। इसमें मेंटल भी होता है, यानी आपने पहले भी पढ़ा है, हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि ये मेंटल भी होता है, यानी मानसिक रूप से, यानी कोई अच्छा म्यूजिशियन बन गया है तो वो अच्छा म्यूजिशियन बन गया है, या अच्छा अगर वो टीचर बन गया है या अच्छा प्रोफेसर बन गया है, उसकी टीचिंग बहुत अच्छी है, वो अच्छा भाषण दे सकता है, ये क्या है, मेंटल, ये मेंटल एप्टीट्यूड है उसका। और फिजिकल भी हो सकता है, ये फिजिकल हो सकता है, जैसे हमने हुसैन बोल्ट का उदाहरण दिया, माइकल फेल्प्स का उदाहरण दिया। अब माइकल फेल्प्स अच्छे तैराक हैं, कई ओलंपिक मेडल जीते, हुसैन बोल्ट ने कई ओलंपिक, अब उनके पास फिजिकली कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो उनके एप्टीट्यूड का हिस्सा था और बाद में उन्होंने उसको प्रैक्टिस से बहुत अच्छा बना लिया। यानी उनके पास एप्टीट्यूड तो था, फिजिकल एप्टीट्यूड, लेकिन एटीट्यूड भी डेवलप कर लिया उन्होंने। फिजिकल एप्टीट्यूड था ईश्वर की दया से,
इनहेरेंट है ना, इनेट, लेकिन साथ में एटीट्यूड बना लिया कि मुझे एक अच्छा धावक बनना है। अगर मान लीजिए अब उसेन बोल्ट को क्रिकेट में डाल देते या उसेन बोल्ट को जो है उनको जो है शतरंज चेस खेलने के लिए लगा देते, तो क्या वास्तव में वो उतने बड़े खिलाड़ी बन पाते? नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो फिजिकल एप्टीट्यूड था, तो उसको वही दिशा दी गई जिसके कारण वो एक बड़े धावक बन गए, रनर बन गए, रेसर बन गए और जीवन में सफल हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच आपको बेसिक डिफरेंस पता चल जाता है कि एटीट्यूड जो है वो हमारे थॉट से जुड़ा हुआ है, इंट्रिंसिक होता है, मेंटल और साइकोलॉजिकल होता है। इसके अलावा ये जो हमारा एटीट्यूड होता है ये परसीव टू समथिंग, यानी किसी बात को समझने की क्षमता से संबंधित होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। लेकिन एप्टीट्यूड क्या है? ये जो है फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। स्किल यानी हमारा स्किल कितना विकसित है इससे संबंधित होता है, और किसी काम को हम कितनी अच्छे ढंग से, कितने कॉम्पिटेंसी, प्रोफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं उस पर भी ये निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको एक तरफ जहां एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बीच का अंतर पता चल जाता है, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो भी पता चल जाता है। जो हमने अभी आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति के पास अच्छा गला है, उसको गाने के लिए ईश्वर ने बहुत अच्छे उसके अंदर जो सुर दिए हैं और वो अच्छा गा सकता है, अगर उसके साथ उसे एटीट्यूड भी उसने डेवलप कर लिया तो वो एक अच्छा गायक और सफल गायक बन सकता है। यही चीज दूसरे क्षेत्र में भी होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी है, उसकी खेलने की क्षमता अच्छी है, उसकी फिजिकल कैपेसिटी भी अच्छी है, और साथ में उसे उस पर्टिकुलर खेल में उसे लगा दिया गया जहां पर फिजिकल कैपेसिटी की ज्यादा जरूरत होती है, और वो उस काम को पूरे मन से, पूरे डेडिकेशन से करने लग गया, तो उसके सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से एटीट्यूड और एप्टीट्यूड जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अब जैसा कि आपने बताया कि जब एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों आपस में मिल जाते हैं व्यक्ति के भीतर, तो वो जीवन में सफल हो सकता है। ये चीज स्टडी में भी हो सकता है, म्यूजिक में भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, अब उनकी मान लीजिए लोक सेवा में जाने की इच्छा है, मतलब उनका एटीट्यूड है, उनकी मनोवृत्ति है, बचपन से उन्होंने सोचा हुआ है, और साथ में उन्होंने अपना जो उनका एप्टीट्यूड है, यानी लिखने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, मेमोराइज करने की किसी चीज को, फिर उसको प्रेजेंट करने की, लिखने की क्षमता, फिर पूरा विस्तृत जनरल नॉलेज यानी पूरा विस्तृत नॉलेज भी उनके पास है, लगातार घंटों पढ़ने की क्षमता, खूब पढ़ने की क्षमता भी उनके पास है। तो ये सब क्वालिटी जो है, एप्टीट्यूड भी उन्होंने अपने अंदर विकसित कर ली। तो एप्टीट्यूड भी है जो इनेट भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है, और साथ में एटीट्यूड भी है, तो व्यक्ति आईएएस बनने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति के अंदर वो इतने सारा लिखना, इतना सारा पढ़ना, फिर उसको एक्सप्लेन करना, फिर उसको धैर्य बनाए रखना, ये सब क्षमता का अभाव है, तो फिर उनको किसी दूसरे फील्ड के लिए काम करना चाहिए। हो सकता है वो बैंक में अधिकारी बन सकते हैं, हो सकता है वो सेना में अधिकारी बन सकते हैं, हो सकता है वो पुलिस के किसी अन्य जॉब में जा सकते हैं, या कंप्यूटर के ट्रेनिंग में जा सकते हैं। तो हजारों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अलग अलग एप्टीट्यूड और उसी के अनुरूप एटीट्यूड होने पर सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो एटीट्यूड क्या करता है? एटीट्यूड डिफाइंस हाउ यू प्रोसीड टुवर्ड द गोल, यानी एटीट्यूड, आपका मनोवृत्ति, ये बताता है कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में कैसे जाओगे, लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ोगे, आपका तरीका क्या होगा, आप कैसे प्रोसेस करोगे। और एप्टीट्यूड का क्या होता है? तो एप्टीट्यूड, हाउ मच पोटेंशियल यू हैव, आपके अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी ऊर्जा है, कितना पोटेंशियल है, कितनी क्षमता आपके अंदर है, ये बताता है। तो लक्ष्य आपने तय किया तो एटीट्यूड, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी? एप्टीट्यूड की। तो ये दोनों चीज चाहिए आपकी सफलता के लिए, ठीक है। फिर एटीट्यूड फॉर सक्सेस
यूज इट विथ स्किल। एटीट्यूड चाहिए सफलता के लिए, लेकिन कैसे? बिना स्किल के डेवलप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यू नीड स्किल फॉर सक्सेस इन द लाइफ। तो और स्किल कहां से आएगा? जब आपके पास एप्टीट्यूड होगा उस काम को, यानी जिस काम में आप सफल होना चाहते हैं उस काम को करने के लिए आपके पास एक अच्छा स्किल भी हो जाए और दोनों चीज आपस में मिल जाए तो बहुत फायदेमंद रहेगा। और एटीट्यूड और एप्टीट्यूड मिलके आपको सफलता दिला सकते हैं। एक और चीज, राइट एटीट्यूड हेल्प इन्फ्लुएंस other aspects like emotional intelligence, leadership quality, empathy, compassion and team spirit also। अब देखिए यहां पर एक नई चीज निकल के आ गई है। क्या चीज? कि अगर आपके अंदर सही एटीट्यूड है, इफ यू हैव ए राइट एटीट्यूड, तो प्रशासन के अंदर जो बहुत सारे फाउंडेशनल वैल्यूज हैं जिसको आगे पढ़ने वाले हम लोग, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फाउंडेशनल वैल्यूज में ले जाएंगे, जिसमें डेडिकेशन है, सिंपैथी है, एम्पैथी है। तो लेकिन देखिए उसका आधार कहां से तैयार हो गया? एटीट्यूड से। राइट एटीट्यूड हेल्प इन्फ्लुएंस अदर एस्पेक्ट्स लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, एम्पैथी, कंपैशन, टीम स्पिरिट एटसेट्रा। एक प्रशासक बनने के लिए क्या चाहिए? आप में टीम स्पिरिट चाहिए। एक प्रशासक बनने के लिए क्या चाहिए? आप में लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। एक प्रशासक बनने के लिए क्या चाहिए? यू शुड हैव ए गुड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। अपनी, अगर आप आईएएस हैं या उच्च अधिकारी हैं तो आपके अंदर अपनी जनता के प्रति क्या चाहिए? करुणा, कंपैशन चाहिए, है ना। अब ये सब चीजों के लिए आपको क्या चाहिए? एटीट्यूड चाहिए। और एटीट्यूड तब सफल होगा जब आपके पास एप्टीट्यूड होगा, यानी कि प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो अभिरुचि है, जो अभिक्षमता है, जो एप्टीट्यूड है, वो आपके अंदर मौजूद है। तो ये एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों मिलकर के आपको प्रशासन में ले जाएगा। और एटीट्यूड की ये क्वालिटी आपके अंदर लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपैशन, टीम स्पिरिट जैसे क्वालिटीज डेवलप करेगा। और जब आप उसे परफेक्शन के साथ, कॉम्पिटेंस के साथ, क्योंकि एप्टीट्यूड तो है आपके पास, प्रशासनिक एप्टीट्यूड, तो जब आपके पास प्रशासनिक एप्टीट्यूड मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड मौजूद है, और इन क्वालिटीज को आप प्रॉपरली बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड ऑल्सो यू विल बी सक्सेसफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन में भी आपको भारी सफलता मिलेगी, ठीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी सिचुएशन में फिट होने के लिए, अगर प्रशासन में आप जाते तो वहां भी आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप किसी फैमिली में जाते हैं, किसी अन्य फैमिली में जाते हैं, किसी दूसरे लोगों से मिलते हैं, दूसरे लोगों की मित्र मंडली, फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं, तो आप एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाते, धीरे धीरे एडजस्ट होते हैं। तो वो जो एडजस्टमेंट होता है अलग अलग एनवायरमेंट में, आप एक स्टूडेंट लाइफ से निकल के प्रशासनिक अकादमी में, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट से किसी जिले में चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, वहां का वातावरण अलग रहता है। तो अलग अलग एटमॉस्फेयर में जाके, वहां के लोगों के बीच जाके अपने आप को एडजस्ट करना, ये भी एटीट्यूड की जरूरत यहां भी पड़ेगी। तो अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है और एप्टीट्यूड आपके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पहले से ही मौजूद है, तो आप सफल लोक सेवक हो सकते हैं। यू विल बी ए सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बिकॉज यू हैव द कैपेसिटी टू एडजस्ट योरसेल्फ इन डिफरेंट situations, in different atmosphere, and already you have the positive attitude and also with a administrative aptitude, then you will be a good administrator। आप एक अच्छा प्रशासक बन जाएंगे। इसीलिए हमने बार बार आपको बताया कि एटीट्यूड की फीलिंग कुछ अलग है, एप्टीट्यूड की फीलिंग कुछ अलग है, लेकिन एक प्रशासक होने के नाते आपको एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड मौजूद है, एप्टीट्यूड में भी कुछ थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एप्टीट्यूड भी आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना पड़ेगा, है तो आपके अंदर। लेकिन देखिए अब आप प्रशासक हैं तो यू शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी। ये एप्टीट्यूड है एक तरह का, समय के अनुसार थोड़ा अपने आप को बदल लेना। यू शुड बी हैव फ्लेक्सिबल
आपको थोड़ा बदल लेना। अब मान लीजिए दक्षिण भारत का कोई जिला है, वहां का कल्चर, वहां की सोच अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। और मान लीजिए हरियाणा में आपकी पोस्टिंग हो गई या पंजाब में हो गई, तो वहां जाकर के अपने आप को एक नए कल्चर में सेट कर लेना, ये भी एक अपने आप में एक। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो एप्टीट्यूड, कैसे आप अपने आप को समय के अनुसार बदलते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे काम बदलेगा, वर्क बदलता है, एक प्रशासक होने के नाते आपका काम बहुत तेजी से बदलेगा। इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन से रिलेटेड काम, कोरोना वायरस आ गया, फैल गया, एक महामारी, पैंडेमिक, अब उसके अंदर आपको महामारी एक्ट जो है वो लागू करना है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसको भी लागू करना है, लॉकडाउन की परिस्थितियों को भी संभालना है। अब देखिए आपके अंदर एक नई परिस्थिति आ गई, तो आपके अंदर ये चेंजिंग सिनेरियो में वर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा आप में ये भी एक क्षमता होनी चाहिए कि आपका जो है इंटरेस्ट एंड स्किल, आपको रुचि हो, इंटरेस्ट तो हो वो काम करने में, और उस इंटरेस्ट के साथ आप लगातार अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए एप्टीट्यूड क्या मदद करेगा आपकी, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का विकसित होना, नए नए वर्क के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते जाना। इसके अलावा इंटरेस्ट और स्किल के अनुरूप काम करना। तो इन सब चीजों को मिला करके ये एप्टीट्यूड एक बेहतर एप्टीट्यूड बन जाता है। और जब बेहतर एप्टीट्यूड आपके पास है, एक अच्छा एटीट्यूड भी आपके पास है, एटीट्यूड के आधार पर और एप्टीट्यूड के आधार पर एक आप लोक प्रशासन में काम भी कर रहे हैं, तो आपके एक अच्छे प्रशासक होने की संभावना भी ज्यादा होगी और लोक सेवा में आपकी सफलता की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसीलिए एक कंक्लूजन के रूप में हम यही कह सकते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि एप्टीट्यूड के बिना, एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड इज ब्लाइंड एंड एटीट्यूड विदाउट एप्टीट्यूड इज लेम। सो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों की जरूरत हमें पड़ेगी। दोनों अगर एक साथ हमारे पास है तो हमारी सफलता की संभावना ज्यादा रहेगी, एक अच्छा प्रशासक बनने की संभावना ज्यादा रहेगी। एप्टीट्यूड जैसा कि मैंने पहले बताया, ये इनेट यानी कि ईश्वरीय भी होता है, यानी कि अपने आप आपको मिला हुआ है, जन्मजात मिला हुआ है, लेकिन वक्त के साथ, समय और परिस्थिति के साथ इसको इंप्रूव भी किया जा सकता है और समय और परिस्थिति के अनुरूप इसे सीखा भी जा सकता है। जहां तक एटीट्यूड का सवाल है, तो एटीट्यूड जो होता है ये किसी घटना, व्यक्ति, परिस्थिति के अनुरूप पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। बहुत सारे गुणों से, क्वालिटी से ये संबंधित होता है, हमारे थॉट से ये संबंधित होता है। लेकिन जब एक एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, तो उसकी सफलता और एप्टीट्यूड के साथ मिलकर सफलता की संभावना बढ़ जाती है। धन्यवाद।